आइए दोस्तों देखते हैं दैनिक जागरण आज 4 अप्रैल के दिन कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। आपकी संपत्ति कुर्की कर सकती है ईडी। ये खबर आपके काम का नहीं है। यूपी पुलिस पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। देखिए राजीव नयन मिश्रा है। मेरे हिसाब से क्या सज़ा इसको देना चाहिए आप लोग ही जो है कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे कहिएगा तो मैं तो कहूँगा कि फांसी पे चढ़ा दीजिए। आगे चलते हैं। इधर सब चुनाव से संबंधित है। मिशन 370 ये सब हवाबाजी है। इससे आगे निकलते हैं, देखते चलते हैं हम लोग कौन खबर हमारे काम का है, इसको पढ़ा जाए। तो सब देख रहे हैं टोटल का टोटल खबर चुनाव से संबंधित है। टोटल खबर गांधी युग को पीछे छोड़ नए अध्याय की ओर राजनीति। तो जानते हैं कि आप वरुण गांधी को टिकट काट लिया गया है क्योंकि बीजेपी के विपक्ष में ये कुछ भाषण दिया करते थे, इस कारण। आगे चलते हैं। कांग्रेस हो सपा कभी नहीं चाहती राम मंदिर बने। राम मंदिर पे ही चुनाव हो रहा है, आप जानते हैं, बढ़िया से होना भी चाहिए। नेहरू के लिए भारत से पहले चीन था, एस जयशंकर बोल रहे हैं। क्योंकि आप ये खबर जो है ये राजनीतिक खबर नहीं है, अच्छी खबर है, पढ़ सकते हैं इसको। देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा और दावा किया कि गुलाम कश्मीर और चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जा जैसे समस्याओं के लिए अतीत की गलतियां जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्यता की पेशकश किए जाने के समय के इसके रुख का जिक्र करते हुए जयशंकर ने कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के विषय पर बहस हुआ, हमें इसकी पेशकश की जा रही थी, तब नेहरू का रुख यह था कि हम इससे हकदार नहीं है, लेकिन चीन पहले। नेहरू खुद बोले कि हम इसके हकदार नहीं हैं, लेकिन इससे पहले चीन को यह मिलना चाहिए। बताइए नेहरू जी कितना बड़ा गलती की है। मतलब चीन, ये बात सही बात है, ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं बोल रहे हैं, ऐसा पढ़ने में भी आता आशा है बात की ऐसी घटना हुई थी। तो देखिए चीन को बोले नेहरू जी कि चीन बन जाए संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्य। आज बन गया है तो भारत के नाक में दम कर रहा है। नेहरू जी बोले कि हम नहीं बनना चाहते, चीन को बना दीजिए। ये गुजरात चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को संबोधित करते हुए जयशंकर साहब ने कहा। इसका जवाब देते हुए कि क्या भारत को गुलाम कश्मीर और चीन द्वारा कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र की स्थिति के साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए या इसके वापस लेने के लिए प्रयास करना चाहिए, तो जयशंकर ने कहा कि 1950 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू जी को चीन के प्रति आगाह किया था। पटेल ने नेहरू से कहा कि आज पहली बार हम दो मोर्चों पाकिस्तान और चीन पर ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जिसका सामना भारत ने पहले कभी नहीं किया। पटेल ने नेहरू से यह भी कहा कि वह चीन की बातों पर विश्वास नहीं करते क्योंकि उसके इरादे कुछ और ही प्रतीत होते हैं और हमें सावधानी बरतनी चाहिए। नेहरू ने पटेल को उत्तर दिया कि आप अनावश्यक रूप से चीन पर संदेह करते हैं। हिमालय से हम पर हमला करना किसी के लिए असंभव है। जयशंकर ने कहा कि हम अभी भारत प्रथम नीति पर चल रहे हैं, लेकिन एक समय था जब नेहरू कहते थे कि भारत बाद में, चीन पहले। तो आज नतीजा देखिए क्या हालत हो चुका है। चाइना कहाँ से कहाँ निकल चुका और क्या भारत के साथ करता है। वायुसेना को मिला पहला स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर मिला है। तो देखिए क्या है ये। वायुसेना को बुधवार को उसे हाल ही में पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर CFT मिल गया है। क्रैश फायर टेंडर विशेष प्रकार का अग्निशमन इंजन होता है। इसे हवाई अड्डों और सैन्य हवाई अड्डों पर विमानों की आग बुझाने के लिए डिजाइन किया गया है। वायुसेना ने एक्स पोस्ट पे बताया कि इसका निर्माण 291 करोड़ रुपये से हुआ है। ठीक है। और नोएडा की सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम यानी MSME फर्म ने किया है। फर्म के अनुबंध पर हस्ताक्षर 14 माह के भीतर CFT की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। तो यही देखिए कहीं जो आग उग लगेगा उसको बुझाने के लिए वायुसेना ने हाल ही में पहला स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर CFT को अपने अंदर में लेने का काम किया है। आगे चलते हैं। वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। आगे देखते हैं। कारगर रणनीति के अभाव में ग्रस्त विपक्ष। कारगर रणनीति के अभाव में ग्रस्त
ग्रस्त जो कारगर रणनीति के अभाव में जो ग्रस्त विपक्ष है, आइए जानते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए इसमें से निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारतीय राजनीति और राजधानी दिल्ली में रामलीला मैदान का रिश्ता बड़ा पुराना है, क्योंकि उसको क्या कहा जाता है, रैली का मैदान कहा जाता है, सब रैली वहीं पे होता है। इस मैदान में हुए जमावड़े सरकारों को बदलने वाले रहे हैं। इंदिरा गांधी सरकार के विरोध में जेपी का जो मूवमेंट हुआ था, जेपी मूवमेंट के नेतृत्व में रामलीला मैदान के महाजुटान के बाद मध्य रात्रि को ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दिया गया था। उसके बाद हुए चुनाव में इंदिरा सरकार की सत्ता से विदाई हो गई थी। बीपी सिंह के नेतृत्व में हुए रामलीला मैदान में आयोजन में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को मिले ऐतिहासिक जनादेश पर ऐसा ग्रहण लगाने का बुनियादी रखा। उसके बाद कांग्रेस कभी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सके। राजीव गांधी के खिलाफ कौन किए थे, बीपी सिंह किए थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, और इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी मूवमेंट हुआ था। इसी तरह 10 साल की सपरंग सरकार, ये सरकार अभी चल रही है एनडीए की विदाई में रामलीला मैदान में हुए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की अहम भूमिका मानी जाती है, जिसने देश में ऐसा माहौल बनाया है कि 3 दशकों के बाद भाजपा के रूप में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। ऐसे में बीते दिनों रामलीला मैदान में हुए विपक्षी दलों के जुटान के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इस रैली के बाद केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के विरुद्ध माहौल बनाने में कोई मदद मिलेगी? क्या इससे विपक्षी दलों को आवश्यक राजनीति संजीवनी बूटी मिल सकती है? रामलीला मैदान में विपक्ष की महारैली का तात्कालिक संदर्भ देखें तो यह आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में विपक्षी एकजुटता दिखाने के लिए आयोजित किया गया। पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष में बिखराव के बाद इस रैली के माध्यम से एकजुटता प्रदर्शित करने का प्रयास भी किया गया। सोरेन और केजरीवाल दोनों की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में हुई है और विपक्ष उनकी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बता रहा है। विपक्षी दलों की कोशिश इस मामले में भाजपा को घेर करके सहानुभूति पाने की है। जहां भ्रष्टाचार के मामले में त्वरित जन सहानुभूति मिलनी मुश्किल होती है, वहीं ऐसे आरोपों के पक्ष में साक्ष्य न मिलने पर वे खोखले भी साबित हो जाते हैं। गत दिवस ही एक अंग्रेजी दैनिक की रिपोर्ट के अनुसार विपक्ष के 25 में से 23 ऐसे नेताओं को भ्रष्टाचार के मामले में राहत मिल गई है जो भाजपा में शामिल हो गए। ऐसे में विपक्षी दलों द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर के भाजपा पर जवाबी हमले में दम तो दिख रहा है, लेकिन विपक्षी फेमे में कई ऐसे दागी नेता हैं जो इस लड़ाई में उसका आधार कमजोर कर देते हैं। ऐसा मुद्दा नहीं है कि भाजपा को घेरने के लिए मुद्दों की कमी है, लेकिन इस मामले में विपक्ष सही रणनीति नहीं बना पा रहा है। भाजपा के विरुद्ध कुछ सत्ता विरोधी रुझान भी हो सकता है जो उन मतदाताओं को प्रभावित करने में सक्षम है जो वैचारिक रूप से पार्टी के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। महंगाई से लेकर बेरोजगारी के मुद्दे भारत जैसे देश में शाश्वत रूप से प्रभावी रहते हैं। इसके बावजूद विपक्षी दल भाजपा की घेराबंदी करने में नाकाम दिख रहा है। विपक्ष कभी अडानी अंबानी का मामला उठाता है तो कभी राफेल का और कभी इलेक्टोरल बॉन्ड का, लेकिन वह ऐसा व्यूह नहीं बना पा रहा है जो भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सके। विपक्षी दलों को याद रखना चाहिए कि अतीत में जब भी विपक्ष सरकार को हटाने में सफल रहा तो तभी जब उसने अपने विरोध को एक दिशा में केंद्रित रखा। विपक्ष को यह भी याद रखना होगा कि उसका मुश्किल ऐसे ताकतवर भाजपा से है जिसके पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा सक्षम नेतृत्व है। मोदी की लोकप्रियता को लेकर कोई संदेह नहीं है। भाजपा का सांगठनिक ढांचा भी बेहद मजबूत है। संसाधनों के मामले में भी वह विपक्षी दलों से मीलों आगे है। वैचारिक आधार पर भी प्रखर है। बीते 10 वर्षों में गिनाने के नाम पर उसके पास कई उपलब्धियां भी हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिसके पार्टी के वैचारिक आधार को और विस्तार दिया है। इसकी तुलना में विपक्षी मोर्चे को देखें तो वह कुछ दिशाहीन दिख रहा है। विपक्ष को यह सोचना होगा कि चुनाव केवल बयानबाजी करके नहीं जीता जा सकता। चूंकि मोदी भाजपा और सरकार का चेहरा है तो उसका विरोध स्वाभाविक है, लेकिन केवल मोदी विरोध के भरोसे चुनावी नैया पार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। विपक्षी दलों को बेहतर भविष्य के लिए अपना एक सार्थक, सकारात्मक और वैकल्पिक एजेंडा भी प्रस्तुत करना होगा, लेकिन वह अभी ऐसा कोई विमर्श खड़ा करने में सक्षम नहीं दिखाई दे रहा है। उल्टे मोदी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होकर मतदाताओं के बीच मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की जुगाड़ कर रहे हैं। वह बार बार क्या कर रहे हैं, बार बार अपने तीसरे कार्यकाल
भारत की तीसरी बड़ी आशा बताने की बात कर रहे हैं। उन्होंने संभावित तीसरे कार्यकाल की शुरुआती दिनों का एजेंडा तय करने के लिए भी बात कह दिया। इसकी तुलना में विपक्ष में कोई एजेंडा पेश करने पर अभी तक कोई बातचीत भी नहीं हो रहा है। ठीक है, विपक्षी खेमे की ओर से जो लुभावनी घोषणाएं की जा रही है उसकी आर्थिक व्यवहारिकता को भी सवाल उठ रहा है। इस समय भाजपा भले ही कई पैमानों पर बढ़त की स्थिति में दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्षी उसकी मुश्किलें खड़ी नहीं कर सकते। प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गया, लेकिन विपक्षी दल अभी भी कमजोरियों पर निशाना लगाने में सक्षम नहीं दिख रहे हैं। भाजपा के लिए जीत की राह कठिन हो जाएगी। भाजपा ने अपने 100 से अधिक सांसदों का टिकट काट दिया है। यह दांव कारगर भी साबित हो सकता है और नहीं भी। इससे पार्टी में आंतरिक स्तर पर कुछ असंतोष के संकेत दिख रहे हैं, जो दल बदलुओं के अलावा गैर राजनीतिक लोगों को टिकट दिए जाने से और बढ़ सकता है। महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण राज्य में भाजपा अभी तक अपने गठबंधन से जुड़ी गुत्थियों को नहीं सुलझा पा रहा है। हालांकि इन कई मोर्चों पर विपक्षी दलों की कहानी भी कमोबेशी ऐसी ही है। ऐसे में अगले कुछ दिनों में आम चुनाव की तकदीर तय करने के लिहाज से सिद्ध हो सकता है। तो ये आपने देखा, अपनी आदत से बाज ना आता अमेरिका। शराब घोटाले में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक अकाउंट आयकर विभाग द्वारा फ्रीज किए जाने के मसले पर पिछले दिनों अमेरिका ने सवाल उठाया। अमेरिका को इस भ्रम से निकलना चाहिए कि उसे दूसरे देशों के आंतरिक मामले में दखल करने का अधिकार है। डॉक्टर एन के सोमानी बोले हैं। कौन बोले हैं? एन के सोमानी बोले हैं इस बात को। आगे चलते हैं। भारत की मजबूत होती स्थिति से चिढ़ता चीन को उसी के भाषा में जवाब दिया जाएगा। डॉक्टर नवीन कुमार मिश्र का ये भू राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। तो अभी जो सेला सुरंग, अभी ये बात हो रहा है, हमने आपको बताया भी था। रोज़ हम लोग करंट अफेयर्स में क्लास में इसका चर्चा करते हैं कि अभी देखिए सेला सुरंग जो भारत ने बना दिया है। कौन सा सुरंग? 13,000 फीट की ऊंचाई पर भारत ने कौन सा सेला सुरंग बना दिया है, इसका उद्घाटन किया है। तो चीन का उकसाने जैसा है, क्योंकि इस खबर को हम लोग पूरा देखते हैं अच्छा से, काफ़ी अच्छा खबर हुआ। देखिए, पूर्वी हिमालय की सीमा क्षेत्र में चीन के अनुचित दावे और धमकियों की नियमितता भारत की संप्रभुता के विरुद्ध है। सीमा क्षेत्र के मुद्दे को जीवित कर चीन भू राजनीतिक स्थिरता को बिगाड़ना चाहता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर उसकी हरकतें इस बात की पुष्टि करता है कि चीन की विस्तारवादी और वर्चस्ववादी प्रवृत्तियों को वर्तमान में समझना कठिन नहीं रह गया है। चीन में सबसे पहले तिब्बत पर कब्जा किया, फिर अक्साई चीन को हड़प लिया। अब इसी काराकोरम के रास्ते पाकिस्तान को जोड़ करके हिंद महासागर क्षेत्र में बंदरगाह ग्वादर तक पहुंचने की CPEC को सफल बनाने के लिए लद्दाख क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा बन गया है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा हुई। इस दौरान उन्होंने 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग का उद्घाटन किया। याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश का सेला सुरंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर और जिस पर चीन ने उकसाने वाला बयान दिया है। अरुणाचल प्रदेश पर अपनी झूठी आपत्तियों के क्रम में को कायम रखते हुए इस बार इसे चीन ने अपनी प्राचीनता से जोड़ दिया है। चीन अरुणाचल प्रदेश को जांगनान यानी चीनी नाम कहता है, जांगनान कहता है। क्या कहता है? कभी पूछ देगा परीक्षा में, अच्छा सवाल है। अरुणाचल प्रदेश को चीन जांगनान कहता है, चीनी नाम कहता है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झांग सियाओगोंग ने 15 मार्च को अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताते हुए कहा कि तिब्बत सियांग यानी चीनी नाम का दक्षिणी हिस्सा है। अपने दावों को उजागर करने के लिए भारतीय नेताओं के राज्य के दौरे पर हर बार आपत्ति करता है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के क्षेत्रीय दावों को हर बार की तरह खारिज करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था और है और हमेशा रहेगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भारत ने किसी क्षेत्र के नाम बदल देने से वास्तविकता को नहीं बदला जा सकता तथा आधारहीन दलीलों को बार बार दोहराने से ऐसे दावों को वैधता नहीं मिल सकती। इस बार अमेरिका ने चीन के दावे का खंडन किया और चीन के एकतरफा दावों पर अपनी आपत्ति जताई। साथ ही अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग भी माना अमेरिका ने, लिहाजा चीन अमेरिका से चिढ़ा हुआ है। विश्व भर में इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार्यता मिल चुकी है कि चीन अपनी भू राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दूसरे देशों की सीमा विवादों को बढ़ावा देकर उसका लाभ उठाता है। चीन भारत को उकसाने या सीमावर्ती क्षेत्रों में यथास्थिति को बदलने के लिए साजिश में लगा रहता है तथा लंबे समय तक से चले आ रहे समझौतों को बनाए रखने में चीनी विफलता का दुष्परिणाम था कि 2020 में हिंसा और रक्तपात हुआ, जिससे भारत चीन संबंधों में तल्खी आई। एक तरफ चीन के अरुणाचल प्रदेश पर कुदृष्टि है तो दूसरी तरफ चीन में
सीमा शांति हेतु 28 मार्च को भारत चीन सीमा परामर्श और समन्वय केंद्र की 29वीं बैठक हो गई है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सीमा की सुरक्षा को लेकर भारत कभी समझौता नहीं करेगा। अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से निमित्त भारत ने सीमावर्ती क्षेत्रों और अंदर के क्षेत्रों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की दिशा में तेजी से काम करते जा रहा है। भारत इसी क्रम में सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश का तवांग के लिए सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला तथा रक्षा तैयारियों को बढ़ावा देने के कारण भू रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। साथ ही पूर्वी हिमालय में चीन द्वारा उत्पन्न भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए आधार प्रस्तुत करता है, जो चीन के एकाधिकार को संतुलित करेगा और अरुणाचल प्रदेश के पूरे सीमा क्षेत्र को सुनिश्चित करेगा। संबंधों में जटिलता। चीन भारत सीमा मुद्दों पर चीन के उकसाने से इस मुद्दे के समाधान को केवल जटिल ही नहीं बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति को बाधित किया और दोनों देशों के बीच टकराव को तेज कर दिया है। जहां दोनों देश सीमावर्ती क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सहमत हुए थे, चीन समझौते के विपरीत काम करता है, अपनी प्रतिबद्धताओं से मुकर जाता है और सीमा पर लगातार परेशानी खड़ा कर देता है। चीन की यह विशेषता रही है कि किसी क्षेत्र में एक बार बहुत कम समय की नाम मात्र आधिपत्य स्वीकारता रही है तो वह उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा मान लेता है। जब भी हजारों वर्ष बाद भी विशेषता मान लेता है। ठीक है, जब भी हजारों वर्षों बाद भी यदि मौका आया तो उसे अपनी अनुचित दावों को लेकर विवाद पैदा कर देता है। भारत की आज़ादी के बाद के दशकों में चीन भारत के भूभाग पर अपना दावा करता रहा है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर पर दावे भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर खुले तौर पर चैलेंज है, सवाल उठाने जैसा है। भारत ने एक अच्छे पड़ोसी देश के रूप में उदारता और शालीनता का परिचय दिया है, परंतु आज का नया भारत चीन को सख्त भाषा में प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर के अत्यंत सतर्क है। LAC पर भारतीय और चीनी सैनिक पिछले 4 वर्षों से आमने सामने खड़े हैं। चीन के साथ तनाव को देखते हुए बीते माह भारत ने लगभग 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी को चीन की सीमा पर तैनात कर दिया, जो चीन को परेशान करने वाला है। इसके अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर चीन के विरुद्ध अपनी रणनीति को बदलते हुए भारत ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस का पक्ष लिया। नियम आधारित व्यवस्था का समर्थन करते हुए फिलीपींस की राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की, जो भारत के नव आत्मविश्वास के विस्तार और अभिव्यक्ति को दिखाता है। इससे परेशान होकर चीन ने तुरंत कहा कि इस मामले में तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं है। तो चीन को भारत जो है समय समय पर औकात याद दिलाते रहा है, ठीक है, और देने का काम कर रहा है। तो चीन के संबंध में आपने जाना रिपोर्ट, ठीक है। इसमें और भी है, आगे हम लोग देखते हैं। सोने ने दिया 15% से अधिक का रिटर्न, इससे कोई ये नहीं है। चलते हैं आगे। टेस्ला की कंपनी, जो इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला, भारत में संयंत्र लगाने के उपाय में अपना ज़मीन तलाशने आ रही है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक कारों की मांग, टेस्ला जानते हैं कहाँ की कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला। एलन मस्क जो है अमेरिका के सबसे बड़े व्यवसायी, दुनिया के सबसे बड़े पैसे वाले एलन मस्क, उनकी कंपनी है टेस्ला, इलेक्ट्रिक कार बनाती है। वो भारत में ज़मीन तराशने आ रही है, अच्छी बात है, हम लोग के लिए व्यापार बढ़ेगा भारत का। कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार बनाएगा भारत, कच्चे तेलों का भंडार भारत बनाएगा। अडानी ग्रीन एनर्जी ने लिमिटेड ने गुजरात के विशाल खाबड़ा सोलर पार्क में 2000 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित करने के साथ ही 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करने वाली कंपनी बन गई है। अडानी ग्रीन एनर्जी गुजरात में लगा रही है। मुकेश अंबानी विश्व के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति, अभी रिपोर्ट आ गया है, अमीर व्यक्तियों का लिस्ट आ चुका है। तो मुकेश अंबानी विश्व के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमुख मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। फोर्ब्स की दुनिया के सूची में अंबानी शीर्ष 10 में आ गए हैं, यानी 9वें स्थान पर आ गए हैं। वह दुनिया के 9 में रिलायंस इंडस्ट्री कारोबार तेल से लेकर दूरसंचार क्षेत्र में फैला हुआ है। अंबानी की संपत्ति 116 अरब डॉलर है। इससे पिछले साल 2023 में उनकी संपत्ति का मूल्य 83.4 अरब डॉलर था। गौतम अडानी दूसरे सबसे अमीर भारतीय हैं। वैश्विक सूची में उनका स्थान 17 है। देखिए, गौतम अडानी का स्थान है वैश्विक सूची में 17, ठीक है, और मुकेश अंबानी का स्थान है 9वां है, ठीक है। फोर्ब्स 2024 के अमीरों की सूची जारी में 2781 लोगों को शामिल किया है, जिसमें इसमें
पिछले साल से 141 लोग ज़्यादा है, मतलब 2781 लोगों को इस बार जो है अमीर के श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, सूची के अनुसार दुनिया के अमीर और अमीर हो गए हैं। उनकी कुल संपत्ति $14.2 ट्रिलियन से 2023 में $2 ट्रिलियन ज़्यादा हो गई। सूची में शामिल दो तिहाई यानी 66% के आसपास अमीरों की संपत्तियाँ एक साल की तुलना में बढ़ गई है। फैशन और सौंदर्य प्रधान क्षेत्र की दिग्गज कंपनियाँ LVMH के बर्नार्ड अर्नोल्ट $233 अरब की संपत्ति के साथ सूची में शीर्ष पे हैं। तो कौन हो गए नंबर 1 पे? शीर्ष पे कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ड शीर्ष पे शामिल हो गए हैं। इसके बाद सेकेंड स्थान पे $233 अरब है। मान लीजिए $233 अरब। बर्नार्ड अर्नोल्ड जो है दुनिया के सबसे टॉप पैसे वाले बन गए हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ड सेकेंड पे जो है 195 अरब के साथ कौन है? एलन मस्क हैं। और तीसरे स्थान पर 194 के साथ कौन है? तो जेफ बेजोस हैं अमेजोन के। ठीक है, तो ये आपने देखा लगातार अरबपतियों का लिस्ट देखा। नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे बर्नार्ड अर्नोल्ड है। नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे देख रहे हैं बर्नार्ड $233 अरब के साथ कौन है नंबर 1 पे? तो 233 अरब बर्नार्ड अर्नोल्ड है, जो फैशन क्षेत्र की कंपनी LVMH के बर्नार्ड अर्नोल्ड शीर्ष पे हैं। इसके बाद 195 अरब के साथ एलन मस्क सेकेंड पे, 194 अरब के साथ अमेजोन के जेफ बेजोस का स्थान है। तीसरा स्थान इसके बाद फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के पास 177 अरब की संपत्ति है। तो ये है शिव नडार 39वें स्थान पर। पूरा नहीं जानना है। नए वित्त वर्ष में भी सबसे अधिक रहेगी भारत की विकास दर। भारत की विकास दर दुनिया में नए वित्त वर्ष में भी क्या रहेगी? सबसे ज़्यादा रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल पर लगाया 1 लाख रुपया जुर्माना। कोई बात नहीं, गूगल के लिए क्या है ये। हाईकोर्ट ने हल्दीराम को घोषित किया प्रसिद्ध ट्रेडमार्क। दिल्ली हाईकोर्ट ने हल्दीराम को एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित कर दिया। कहा कि मिठाई, स्नैक्स और रेस्टोरेंट वाली कंपनी की उत्पत्ति भारत की समृद्धि पाक कला संस्कृति में गहराई संबंध रखता है। तो याद रखिए, प्रसिद्ध ट्रेडमार्क हाईकोर्ट घोषित कर दिया हल्दीराम के ब्रांड को। भूकंप का तेज झटका आया गया ताइवान में, 50 लोग लापता हो गए। और ये झटका जो है 7.4 का झटका था। एक महीने में 3.5 लाख श्रद्धालु अबुधाबी मंदिर, आपको पता है अबुधाबी में बना हिंदू मंदिर बना है, इसमें 3.5 लाख आदमी जो है घूम लिया है जा करके। ठीक है, सोमवार को विशेष मंदिर पूजा अर्चना किया गया, आम लोगों के लिए बंद रहता है। सोमवार को यह मंदिर विशेष पूजा अर्चना के लिए आम लोगों के लिए बंद रहता है। हर शनिवार और रविवार को 50,000 के करीब लोग यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर के देखरेख वालों का कहना है कि मंगलवार से रविवार तक हर शाम 7:30 बजे स्वामी नारायण घाट पर गंगा आरती होती है। इसका निर्माण गंगा और यमुना के पवित्र जल से किया जाता है। मंदिर का निर्माण BAPS स्वामी नारायण संस्था ने किया है। कौन किया है? इसका मंदिर का निर्माण किसने किया है? तो मंदिर का निर्माण किया है BAPS स्वामी नारायण संस्था ने किया है मंदिर का निर्माण। ठीक है, BAPS स्वामी नारायण संस्था ने मंदिर का निर्माण किया है। ठीक है, 700 करोड़ रुपए की लागत से दुबई अबुधाबी शेख जॉय राजमार्ग पर अल रहबा के पास 27 एकड़ में इसका निर्माण किया गया है। 700 करोड़ रुपया इसमें खर्चा हुआ है। बाइडन और ट्रंप ने 4 और राज्यों के जीते प्राइमरी चुनाव। अमेरिका में भी चुनाव की लहर बच चुकी है, बिगुल हो चुका है। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश बोले न्यायपालिका में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। ठीक है, तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम है काजी फैज इंसा। क्या नाम है इनका? नाम काजी फैज इंसा है। ये काजी फैज इंसा ही कहें कि हमने हस्तक्षेप नहीं करो, हस्तक्षेप तो होबे करेगा। आपका देश कैसा है कौन नहीं जानता है। उत्तर कोरिया ने ठोस ईंधन पर आधारित हाइपरसोनिक मिसाइल का किया परीक्षण। उत्तर कोरिया। ठीक है, संवैधानिक रूप से POK नहीं है पाकिस्तान का। ठीक है, संवैधानिक रूप से POK पाकिस्तान का नहीं है। ये जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के कब्जा वाला POK संवैधानिक रूप से उसका नहीं है। यह बात अवामी एक्शन कमेटी मीरपुर के प्रमुख नेता आरिफ चौधरी ने कहा। फ्रेंचाइजी क्रिकेट आनंद के लिए देश का प्रतिनिधित्व करना सबसे महत्वपूर्ण, रबाडा बोले हैं। गंभीर के नारायण तो कल धोके रख दिए। 39 गेंद में 7 चौका 7 छक्का 85 रन बना दिए। इनको दे दिया ओपनिंग करने के लिए, धोके रख दिए। नारायण करके रख दिए।
अब आपका हो गया कंप्लीट। तो यही अच्छी खबरें थी और इसको आप लोग क्या कीजिए, शिशु के सिर को सर्जरी से दिया गोल आकार, एम्स ऋषिकेश का ये दावा है। उसके बाद है इंग्लैंड के डोरचेस्टर में स्कल्पचर बाय द लेक्स के सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट साइमन गुडविच की समकालीन कलाकृति लीफ स्प्रिट को देखती महिला। लीफ स्प्रिट ये इंग्लैंड में एक प्रतिमा है, बहुत अच्छा बनाया गया है लीफ स्प्रिट। तो आज इतना ही, ठीक है। अच्छी तरह से इन खबरों को आप क्या कीजिए, पढ़िए और समझ